विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत। और आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, तुजुक-ए-बाबरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेडिवल इंडिया में चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो और चाहे वो मुगल काल हो, यहाँ से पुस्तकों के पूछे जाने की एक विशेष परंपरा रही है। और इन पुस्तकों में सर्वाधिक महत्व है तुजुक-ए-बाबरी का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में केवल 3 आत्मकथाएं लिखी गई हैं। 3 आत्मकथाएं। पहली आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की फुतुहात-ए-फिरोजशाही। पहली आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की फुतुहात-ए-फिरोजशाही। दूसरी आत्मकथा मुगल काल में, या ये कह सकते हैं मुगल काल की पहली आत्मकथा बाबर की वाक़ियात-ए-बाबरी या फिर तुजुक-ए-बाबरी। और तीसरी आत्मकथा जहांगीर की है, तुजुक-ए-जहांगीरी। बेसिकली मैं आज आपसे केवल तुजुक-ए-बाबरी पर डिस्कशन करने वाला हूं। तुजुक-ए-बाबरी का एक बार मूल नाम पूछा गया था कि तुजुक-ए-बाबरी जानी जाती है, मूल रूप से जानी जाती है, और छात्रों ने इसका उत्तर दिया बाबरनामा। गलत हो गया उत्तर। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुजुक-ए-बाबरी मूल रूप से इसका नाम है वाक़ियात-ए-बाबरी। वाक़ियात-ए-बाबरी, ध्यान रखिएगा। और इसको तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि बाबरनामा एग्जैक्टली क्या है। तो बाबरनामा बेसिकली तुजुक-ए-बाबरी का फारसी अनुवाद है। तुजुक-ए-बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया का जो लिटरेचर है वो फारसी भाषा में है। आपको ध्यान रखना चाहिए, आई रिपीट, पूरे मेडिवल इंडिया का जो लिटरेचर है वो फारसी भाषा में है। केवल और केवल तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा की, या आप कह सकते हैं चगताई तुर्की भाषा की एकमात्र पुस्तक है। 3 पुस्तकें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अरबी भाषा में है। अरबी भाषा में कौन कौन सी 3 पुस्तकें? पहली चचनामा, दूसरी अल-बरूनी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद, और तीसरी इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी या वाक़ियात-ए-बाबरी चगताई तुर्की भाषा की एकमात्र पुस्तक है जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। आपको ध्यान रखना चाहिए, एल्फिंस्टन, विद्वान एल्फिंस्टन ने तुजुक-ए-बाबरी को एशिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। यह एक बहुत बड़ी बात है। एशिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। आइए अब मैं आपसे चर्चा करता हूं उस महत्वपूर्ण प्रश्न की जो आपसे पूछा गया है। और प्रश्न ये था कि ये बताइए कि तुजुक-ए-बाबरी का पहला फारसी अनुवाद किस मुगल शासक के काल में किया गया। तुजुक-ए-बाबरी का पहला फारसी अनुवाद किस मुगल शासक के काल में किया गया। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, सही जवाब है बाबर। तुजुक-ए-बाबरी का पहला फारसी अनुवाद बाबर के काल में ही जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया। तुजुक-ए-बाबरी का पहला फारसी अनुवाद बाबर के काल में ही हो गया था, और उसके सद्र-उस-सुदूर जैतुद्दीन ख्वाजा ने इस ग्रंथ का तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब यह पुस्तक तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवादित हुई, तभी इसका नाम बाबरनामा पड़ा। और आपको ये जानना चाहिए कि तुजुक-ए-बाबरी के कुल 5 फारसी अनुवाद हुए अलग अलग समय पे। पहला बाबर के समय जैतुद्दीन ख्वाजा, इसके बाद हुमायूं के काल में इसके 2 फारसी अनुवाद हुए हैं। पहला अनुवाद जैन खान, आई रिपीट, जैन खान ने हुमायूं के काल में किया, और फिर अगला अनुवाद फिर से हुमायूं के काल में ही पाइंदा हसन ने किया। और इस पुस्तक का चौथा और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है,
सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो अनुवाद अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया है, और इसका पांचवा और अंतिम फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में मीर अबू तालिब तुर्बाती ने किया। आपको ध्यान रखना चाहिए, 5 नाम हैं। पहला जैतुद्दीन ख्वाजा, दूसरा जैन खान, तीसरा पाइंदा हसन, चौथा अब्दुल रहीम खान खाना और पांचवा मीर अबू तालिब तुर्बाती। तो ये इसके 5 फारसी अनुवाद हुए। आपसे अक्सर करके कभी ये पूछ सकता है कि किसके काल में किस विद्वान ने किया, पहली बार कब हुआ, अंतिम बार कब हुआ। अब मैं इसके अंग्रेजी अनुवाद पर बात करता हूं। तुजुक-ए-बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद, पहला अंग्रेजी अनुवाद, आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पुस्तक का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1826 में जॉन लीडेन या लाइडेन एवं विलियम एर्स्किन ने मिलकर किया था। विलियम एर्स्किन, जॉन लीडेन या लाइडेन और विलियम एर्स्किन, याद रहेगा नाम आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, इस पुस्तक का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और फेमस अंग्रेजी अनुवाद है, जो मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किया गया है, वो करने वाले हैं मैडम A.S. बेवरीज। इन्होंने मूल तुर्की भाषा की पुस्तक से इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया, और ये अनुवाद सर्वाधिक फेमस है, ये अनुवाद सर्वाधिक जाना जाता है इतिहास में। और तुजुक-ए-बाबरी का तीसरा अंग्रेजी अनुवाद ल्यूकस किंग ने 1921 में किया। इस प्रकार तुजुक-ए-बाबरी के 3 अंग्रेजी अनुवाद हो गए। पहला जॉन लीडेन एवं विलियम एर्स्किन, दूसरा मैडम A.S. बेवरीज और तीसरा ल्यूकस किंग। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस पुस्तक का एक फ्रेंच ट्रांसलेशन भी हुआ है, फ्रांसीसी भाषा में भी अनुवाद हुआ है, और फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद करने वाले डॉक्टर कोटेल, मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारियां आपने नोट कर ली होंगी। और आगे, जैसा कि बाबर ने इस पुस्तक के बारे में खुद लिखा है कि मैंने कोशिश की है कि कोई भी विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण ना हो और किसी पूर्वाग्रह के बिना लिखा गया हो। कहीं कहीं बाबर ने भारत के प्रति कुछ पूर्वाग्रह दिखाया है, जैसा कि बाबर लिखता है कि भारत में ना तो अच्छे घोड़े मिलते हैं, ना तो अच्छे कुत्ते मिलते हैं, और ना ही अच्छे अंगूर। भारत की अधिकांश जनता या कृषक वर्ग, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, वो अर्धनग्न अवस्था में केवल लंगोटा बांध के रहते हैं। इस तरह की बातें बाबर लिखता है। फिलहाल मैं बाबर के बारे में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु और आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। बाबर तुर्की के साथ साथ फारसी भाषा का भी एक बहुत विद्वान व्यक्ति था। बाबर को फारसी भाषा की एक नवीन पद्य शैली मुबैयान का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर को फारसी भाषा की एक नवीन पद्य शैली मुबैयान का भी जन्मदाता माना जाता है, और बाबर के द्वारा लिखित फारसी मसनवी को मसनवी-ए-मुबिन कहा गया है। बाबर के द्वारा लिखित फारसी मसनवी को मसनवी-ए-मुबिन कहा गया है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि बाबर ने 110 गजलें, 104 रुबाइयां और 8 मसनवियों की रचना की। एक बात और याद रखिएगा, बाबर ने एक फारसी लेखन शैली रिसाला ए उसज या फिर खते बाबरी को भी
जन्म दिया। और एक विशेष बात, बाबर ने ख्वाजा उबैदुल्लाह एहरार के द्वारा लिखित पुस्तक रिसाला-ए वालिदिया को भी बाबर ने तुर्की पद्य में लिखा है। और चूंकि बाबर विद्वान भी था और तलवार का धनी भी था, इसलिए बाबर को कलम एवं तलवार का सिपाही भी कहा जाता है। ये कुछ खास बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, आप इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा। मैं शीघ्र ही एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं।